दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था हेरिडिटी के बारे में, ठीक है। हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज या क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी सारी वीडियोस को देखिए। उसके बाद आपको ये जो वीडियो है वो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बेसिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरनमेंट यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आप पर्यावरण, पर्यावरण या वातावरण, एक ही बात है, दो अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। अब ये पूछ लेता है खासकर हिंदी वालों से तो कि पर्यावरण जो शब्द है वो कैसे बना है। तो पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पर्यावरण, परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। अगर आप इसके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है जो हमारे चीजें मौजूद हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पर्यावरण का मतलब हुआ कि हमारे आसपास के चारों तरफ की घेरे की जो चीजें हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब ये जो पर्यावरण की चीजें हैं, ये जो पर्यावरण है, इसको हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। दो अलग अलग कैटेगरीज में मतलब एक होता है हमारा इंटरनल पर्यावरण, ठीक है, इंटरनल या आंतरिक पर्यावरण, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाह्य पर्यावरण। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, आंतरिक पर्यावरण क्या होता है। आंतरिक पर्यावरण का मतलब होता है कि वो एनवायरनमेंट बच्चे के लिए वो माहौल जो उसको इंटरनली मिलता है, जैसे कि माँ का पेट, गर्भधान जिसको कह रहे हैं आप, कि जो माँ का पेट होता है, गर्भधान होता है, वो क्या होता है, बच्चे का इंटरनल एनवायरनमेंट है। जबकि जन्म के बाद का जो भी एनवायरनमेंट बच्चे को मुहैया कराया जाता है, बच्चे को जो भी मिलता है, वो एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा, वो एक्सटर्नल या बाह्य एनवायरनमेंट कहलाया जाएगा, बाह्य पर्यावरण कहलाया जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर पर्यावरण को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट होता है हमारा इंटरनल, पहला होता है हमारा इंटरनल और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल। पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, मतलब एक होता है हमारा आंतरिक पर्यावरण और एक होता है बाह्य पर्यावरण, ठीक है, बाह्य पर्यावरण। अब आंतरिक पर्यावरण के अंदर क्या क्या, आंतरिक पर्यावरण का मतलब यह है कि पर्यावरण वो माहौल जो बच्चे को जन्म से पहले मिला है। अब बच्चे को जन्म से पहले कौन सा माहौल मिलेगा, बच्चे को जन्म से पहले वही माहौल मिलेगा जो बच्चा जब गर्भधान में है, मतलब जब बच्चे का भी बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ से पहले का टाइम पीरियड, इसको आप गर्भधान वाला पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है, गर्भधान या जन्म से पहले का जो एनवायरनमेंट होगा, जन्म से पूर्व का वातावरण, ठीक है, जन्म से पूर्व का वातावरण। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल जन्म के बाद का, जो जन्म के बाद से शुरू होता है। एक्सटर्नल बाह्य मतलब जो जन्म के बाद है, जन्म के बाद, ठीक है। अब ये जन्म के बाद क्या क्या होता है, इसको अगर आप कैटेगराइज करना चाहेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन ये जो पूछता है वो ये कि इंटरनल या एक्सटर्नल में से कौन सा एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो बच्चे के लिए एक्सटर्नल वाला होता है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब वो पूछेगा कि इसके अंदर अगर हम कैटेगराइज करें कि कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा पर्यावरण ऐसा है जो बच्चे के सोशलाइजेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम अपने लेवल को बढ़ाते हैं, मतलब सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन लोग उसके शामिल होंगे, सबसे पहले उसकी फैमिली, या उससे भी पहले अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी माँ, बच्चे की माँ।
पहले बच्चे की माँ, फिर बच्चे की फैमिली, फैमिली के बाद फिर कौन आएंगे, उसके रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बाद कौन आएंगे, उसकी सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर भी अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हैं तो उसके दोस्त, एंड देन फिर उसके बाद में वो बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल, एंड देन फिर उसके बाद उसका कॉलेज, एंड देन फिर वर्क प्लेस, राइट। तो इस तरीके से जो है वो पूरे के पूरा उसके सोशलाइजेशन का ये सब क्या होते हैं, काम करते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, एक मेन एजेंट है, मुख्य एजेंट है किस चीज में, बच्चे के समाजीकरण में, बच्चे के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन का मतलब बच्चे का जो विकास होगा, जो बच्चे के डेवलपमेंट होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका और भी अदर तरीके का जो लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना है, वो सारा जो अंतरक्रिया करना है, उसको बात करनी है, वो सब के लिए जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसका जो मीडियम होगा, वो सारे मीडियम क्या क्या होंगे, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता क्या क्या है हमारा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है हमारे सबसे पहले जो बच्चे का, आप कैटेगरीज बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बच्चे की माँ, ठीक, अभी पूछ भी लेता है कि माँ, बच्चे की माँ जो होती है वो सबसे पहला स्कूल होता है, विद्यालय होता है बच्चे का, सबसे पहला विद्यालय, ठीक है। बच्चे का सबसे पहला विद्यालय माँ होती है, या सबसे पहला एजेंट भी यही है। एजेंट किस चीज के लिए, उसके समाजीकरण के लिए, बच्चे को समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से चीजों को सीखना है, किस तरीके से अपने आप को विकसित करना है, उन सब में सबसे बड़ा जो रोल होता है, सबसे पहला बच्चे के माँ का होता है। फिर उसके बाद में कौन आता है, उसका परिवार आता है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, उसके बाद में ये सेकेंडरी है, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा विद्यालय होता है ये बच्चे का। एंड देन फिर उसी तरीके से हमारा दायरा क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। फैमिली के बाद कौन आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, ठीक है, रिश्तेदार, रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी, हमारा समाज आ जाता है, जिस इलाके में, जिस माहौल में, जिस जगह पर आप रह रहे हैं वो इलाका। एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है। फिर देन फाइनली बच्चा जो है वो विद्यालय, स्कूल में जाना शुरू कर देता है, ठीक। एंड देन सो ऑन, इत्यादि इत्यादि इसके अंदर आ जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, जिस जगह पर बच्चा काम कर रहा है, या फिर बड़ा हो जाने के बाद जिस जगह पर काम करेगा, वो सारी की सारी जगह क्या होंगी, बच्चे के समाजीकरण में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब जो इन्वायरमेंट है हमारा, इन्वायरमेंट और जो हेरिडिटी, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी जिसके बारे में, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर किस तरह से बच्चे के विकास में, बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बट एक छोटा सा फैक्ट यहां पे हमें जानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो ये नाम है, हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो नर्चर है, ठीक है, मतलब पोषण करता है। पोषण का मतलब कि जो भी बच्चे के अंदर जो हेरिडिटी थी, जो भी बच्चे के अंदर क्वालिटीज थी, जो भी बातें थी, उन आदतों को, उन बातों को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन विशेषताओं को समाज क्या करेगा, एनवायरनमेंट क्या करेगा, वो उनको पोषित करने का काम करेगा, उनको बिल्डअप करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए अब जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हेरिडिटी पर और हमारे एनवायरनमेंट पर। अगर दोनों ही चीजें प्रॉपर सही नहीं है तो बच्चे का डेवलपमेंट सही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है, इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो अपनी इंटेलिजेंस को क्या कर सके, प्रूव कर सके या उसका इस्तेमाल कर सके, तो वो इंटेलिजेंट नहीं रह पाएगा। बचपन से इंटेलिजेंट है, बहुत सही है, माँ बाप इंटेलिजेंट थे, चांसेस है कि वो भी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल ही नहीं पाया। तो ऐसे में उसके इंटेलिजेंट कम होने के या उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, कम होने के पर्याप्त संभावना है कि आगे जाकर के वो शायद बुद्धिमान ना रहे उस लेवल का जिस लेवल का वो है। या दूसरे लेवल में कि बच्चा जो है वो थोड़ा कम बुद्धिमान है, या ये कह लीजिए थोड़ा सा एवरेज, औसत दर्जे का है, औसत उसकी मानसिकता है,
लेकिन इन्वायरमेंट उसको इतना अच्छा मिला है, जब भी जो है वो अपने आसपास में पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के लिए किताबें अवेलेबल हैं, खेलने के लिए पूरा सामान अवेलेबल है, खेल खेल में चीज़ों को सीख सकता है, जान सकता है, वो जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए पूरी तरीके से समृद्ध मात्रा में अवेलेबल है उसके पास में। तब ऐसी पूरी संभावना है कि ये बच्चा आगे जाकर क्या होगा, अपनी उस औसत मानसिकता से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, मतलब उसके अंदर उसकी जो इंटेलिजेंस पावर है उसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हेरिडिटी, आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों के मेल से ही क्या होता है, इन दोनों के मेल से ही बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। अब ये डेवलपमेंट किस तरीके से हेरिडिटी और वातावरण से आगे बढ़ती है, इसके बारे में अभी आगे हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट और हेरिडिटी किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस तरीके से उसको पोषित करते हैं, या उसमें किस तरह का एक रोल प्ले करते हैं। तो एक डेफिनेशन जो आपने बहुत बार सुनी भी होगी वो ये कि जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है, ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो क्या है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणज है, मल्टीपल है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में ही बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। मतलब वृद्धि या विकास क्या है, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम, और पर्यावरण का गुणज है। ये डेफिनेशन अभी पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन जो है वो दी है वुडवर्थ ने। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणज होता है, योग नहीं होता। ये क्वेश्चन सीटेट में तो बहुत ही बार पूछा गया है कि बताइए बच्चे की जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है वो क्या है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का योग है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का माइनस है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का डिवीजन है, या इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का मल्टीपल है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा कि इन दोनों का मल्टीपल है, गुणज है। क्लियर है ये बात। एक डेफिनेशन और दी गई है इसी के जैसी मिलती जुलती है, वो भी वुडवर्थ ने ही दी है। वुडवर्थ ने कहा कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है ना, वो मान लीजिए कि बच्चा जो है, चाइल्ड है, वो एरिया है। अगर कोई ट्राइंगल होता, त्रिभुज होता अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक त्रिभुज होता इस तरीके से करके, और अगर हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये उसकी हाइट होती है, ठीक है, हाइट, और जिसको हमने h कहा है, और ये उसका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो बेस है, यानी कि जो बेस का मतलब वो जो उसका नेचर है और वो जो उसकी हाइट है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगी। तो चाइल्ड का मतलब यहां पर क्या है, एरिया है, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम बेस का मतलब यहां पर क्या माना है हमने, बच्चे की हेरिडिटी मानी है कि बच्चे की हेरिडिटी ले ली जाए। और हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब इन्वायरमेंट, कि बच्चे का जो है वो इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट यहां पे ये डिनोट करता है किस चीज को, उसकी हाइट को। तो अगर आपको जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, आप बेस की हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। हालांकि उसमें 1/2 होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहां पर उन्होंने इसी तरीके से बताया है कि अगर आपको बच्चे का एरिया का मतलब यहां पर क्या है, एरिया का मतलब यहां पर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, कि बच्चे की अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पता लगाना है आपको, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको किस तरीके से, कि बेस यानी कि उसकी हेरिडिटी और उसकी हाइट मींस उसके एनवायरनमेंट का आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि ऊपर वाली डेफिनेशन में ऑलरेडी गिवन है। ये डेफिनेशन भी किसने दी है, ये डेफिनेशन भी गिवन बाय है वुडवर्थ। ठीक है, अब एक और
साइकोलॉजिस्ट हैं, एक और बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उन्होंने भी इस तरीके की एक डेफिनेशन दी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि अगर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है तो उसको और किस किस नामों से जाना जा सकता है। जैसे यहां तो डायरेक्ट कह दिया इन्होंने कि भाई हेरिडिटी का मतलब हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट है। दूसरा इन्होंने कहा कि हेरिडिटी का मतलब हमने बेस लिया है और हाइट का मतलब हमने यहाँ इन्वायरमेंट लिया है। तो ऐसे कुछ तरीके के और नाम भी हैं जो अलग अलग नामों से इस फॉर्मूले को या इस सूत्र को क्या किया गया है, उन्होंने दिखाया है। ओके, तो एक साइकोलॉजिस्ट और हैं, उन्होंने कहा क्या, मैकाइवर नाम है इनका, मैकाइवर एंड पेज, दो लोग थे ये। इन्होंने कहा कि बच्चे के अगर डेवलपमेंट या ग्रोथ का पता लगाना है, ठीक है, ग्रोथ, इसको ग्रोथ को या डेवलपमेंट को इन्होंने एक अलग नाम से बताया, डेवलपमेंट को अलग नाम दिया, और इन्होंने कहा कि यील्ड, ठीक है, YEELD, यील्ड, उपज, ठीक है। तो अगर आपको उपज का पता लगाना है तो क्या, जैसे अच्छी खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा बीज डालना पड़ेगा, सीड, ठीक है, और अच्छा बीज कहां डालना पड़ेगा, अच्छी सॉइल पर डालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय सॉइल, कि उसकी सॉइल। अब यहां सीड का क्या मतलब है, सीड का मतलब है हेरिडिटी, कि जो बच्चे की हेरिडिटी होगी, आनुवांशिकता होगी, वो बीज है, और जो सॉइल का मतलब है वो उसका इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, कि वो उसका पर्यावरण, कि बच्चे की उपज या बच्चे का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट जो होती है वो किस तरीके से होती है। जैसे मानिए कि एक बीज और एक सॉइल, जब तक अच्छी सॉइल के अंदर अच्छा बीज नहीं डलेगा तब तक अच्छी उपज नहीं हो सकती, अच्छी खेती नहीं हो सकती। सिमिलरली जब तक एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो सकता, जब तक उसकी हेरिडिटी और उसको मिलने वाला एनवायरनमेंट क्या ना हो, अच्छा ना हो। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन बनाई थी। एक डेफिनेशन और दी है इन्होंने कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के आधार पर, कि अगर आपको बहुत अच्छा रिवेन्यू निकालना है, ठीक है, रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट, रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट, लाभ अर्जित करना है अगर आपको, ठीक है, तो लाभ अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लाभ अर्जित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छी कैपिटल लगानी पड़ेगी, मतलब वही पैसा डालना पड़ेगा, जितना ज्यादा पैसा होगा, और पैसे के साथ साथ उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर अब यहां पर कैपिटल का क्या मतलब है और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। कैपिटल का मतलब यह है कि जो चीज मेरे पास पहले से अवेलेबल है। अब अवेलेबल पहले से क्या हो सकता है, हेरिडिटी, जो कि बचपन से है, जन्मजात है हमारे पास में। और इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं आप, उसमें एक्स्ट्रा से कुछ चीज लेकर आ रहे हैं। सपोज आपके पास बिल्डिंग, तो पहले आपको कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो आपके पास बिल्डिंग तो है। अब बिल्डिंग है तो उसके लिए फर्नीचर आप लेकर आएंगे, उसके लिए मशीनें आप लेकर आएंगे, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें लेकर आएंगे, मजदूर लेकर आएंगे, पंखे लेकर आएंगे, ये वो बहुत सारी चीज होती है ना। तो वो क्या कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब पहले से जो चीज है, पैसा और बिल्डिंग आपके पास है, तो वो इसका मतलब वो पहले से जो चीज है वो जन्मजात है आपके पास। जन्मजात क्या है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी आपके पास पहले से है और उसके अंदर कर क्या रहे हैं आप, इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की जाती है वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा वो क्या है, एक्सटर्नली किया जा रहा है, इट मींस वो क्या हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया। तो इसको भी, कैपिटल को यहां पर किस नाम से जाना गया है, कैपिटल को यहां पर उन्होंने नाम दिया है कि कैपिटल का मतलब यहां हेरिडिटी है, और मतलब वही वंशानुक्रम है। जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण है कि जो है वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारा पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है। क्लियर है ये बात। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी किसने दी है, ये दोनों ही डेफिनेशन गिवन बाय हैं मैकाइवर एंड पेज। ये दोनों ही डेफिनेशन मैकाइवर और पेज ने दी है कि बच्चे के ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अगर आप एज एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और नाम आगे है, एक और पर्सन है जिन्होंने इस तरह की थ्योरी दी है, उन्होंने कुछ और भी बताया है। आगे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है बस उन्होंने, वो है हमारे रॉस नाम के एक शख्स हुए। इन्होंने कहा कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट अगर आपको देखना है ना,
मतलब बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ है, विकास कितना हुआ है, विकास। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो पर्यावरण और इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम, हेरिडिटी का गुणज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ आपको वेट भी करना पड़ेगा। वेट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया बच्चे को और वो बच्चे की हेरिडिटी भी बहुत अच्छी थी लेकिन आपने वेट नहीं किया, आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए आपको, तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इट मींस आपको थोड़ा टाइम भी उसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है, वो होती है हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वंशानुक्रम गुणा पर्यावरण गुणा में समय। क्लियर है? ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये एक फॉर्मूले के थ्रू इन्होंने अपनी परिभाषा को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके पर्यावरण और किससे, हेरिडिटी से पूछ लेता है, और वो ये पूछता है कि जी बताइए हेरिडिटी या इन्वायरमेंट जो है, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में से, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण में से कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा प्राइमरी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको ये समझ लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये है कि ये सोच रहा है कि पहले चीज क्या मिलेगी, जबकि ये क्वेश्चन इसका नहीं है कि पहले चीज हमारे पास क्या आई है, बल्कि ये इसका है कि किसका यूज पहले या ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, प्रेफरेंस हम किसको ज्यादा देंगे। जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, मैं यहां पर अगर लिखूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं लिखूं कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मतलब वंशानुक्रम और वातावरण में से किसकी प्रेफरेंसेस ज्यादा हैं, कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी है। नॉर्मली क्या सोचेंगे हम, नॉर्मली तो हम ये सोचेंगे कि भाई हमें इन्वायरमेंट बाद में मिलता है तो हम, इसका मतलब जो है वो इंपॉर्टेंस, इसका मतलब पहले तो जो है हेरिडिटी की ज्यादा हुई और वातावरण बाद में मिलता है तो वो सेकेंडरी हुआ। बट ऐसा नहीं है, यहां प्राइमरी का और सेकेंडरी का मतलब यह है कि दोनों का यूज क्या है। एक्चुअली बच्चे की हेरिडिटी, बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसको उसके जैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, मतलब जितना इंटेलिजेंट वो अगर है और अगर उस इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए उसको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, तो उसकी वो इंटेलिजेंस क्या हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से बच्चे के इंटेलिजेंस या उसके डेवलपमेंट पे पूरा इफेक्ट पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी होता है। इन्वायरमेंट प्राइमरी है एंड जो वंशानुक्रम हेरिडिटी है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। अब यहां पर हमने अभी तक जो है वो इसमें सारी की सारी ऑलमोस्ट जो बातें होनी चाहिए थी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंदर, वो दोनों ही वीडियोस के अंदर हमने कंक्लूड कर ली हैं। बाकी अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं।